नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो हर लियो राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लगन लियो है या फिर मून साइन लियो है तो कुछ पिछले टाइम से आप ऐसा फील कर रहे होगे कि जैसे सब कुछ ठीक तो है पर कुछ मिसिंग है, जैसे आप खुद से ही फाइट कर रहे हो। जो आपके अंदर का नेचुरल कॉन्फिडेंस था, जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो धीरे धीरे अब फेड हो रही है। और सबसे ज्यादा जो पेन आपको दे रहा है वो है आपको लग रहा है कि लोग आपको अब समझ नहीं रहे, वैल्यू नहीं कर रहे और आप स्लोली स्लोली आइसोलेशन में जा रहे हो। तो सवाल ये है कि क्या ये सब अष्टम शनि का असर है? क्या सैटर्न इन पाइसियन, मतलब सैटर्न जो पाइसियन में है, जो आपके लिए मतलब लियो लगन या लियो मून के लिए 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है या फिर कुछ और भी चल रहा है बिहाइंड द सीन जो आपको अंदर से इस टाइम में हिला रहा है? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे। मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी कि 2025 से 2027 तक का जो फेज है वो लियो के लिए इतना चैलेंजिंग फेज क्यों होगा। सबसे पहले बात करते हैं अष्टम शनि की। देखिए, सैटर्न भी इस समय पाइसियन में है, जो कि लास्ट ईयर 2025 में वो पाइसियन में ट्रांजिट किए थे। और लियो लगन या लियो मून के लिए पाइसियन जो है 8th साइन कहलाती है। अगर आप काउंट करेंगे तो वो 8th साइन होती है। और जब सैटर्न 8th हाउस में होते हैं तो उससे कहते हैं अष्टम शनि, जो कि बिल्कुल भी इजी फेज नहीं होता। अब देखिए, ऐसे समझने की वो काइंड ऑफ आपका 7.5 के जैसा ही इंटेंस होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि 8th हाउस का मतलब क्या होता है। 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, हिडन ट्रूथ का, मिस्ट्री का, सडन चेंज का, अदर पीपल्स मनी, इनहेरिटेंस, लॉस एंड गेन और डेथ एंड रिबर्थ का हाउस कहलाता है। साथ में उसमें ऑकल्ट और साइकोलॉजी का भी घर कहलाता है, जो डीप लर्निंग है उसका घर कहलाता है। और जब यहाँ पर सैटर्न होते हैं, जो खुद एक स्ट्रिक्ट टीचर है, जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, डिले लाते हैं, रियलिटी चेक कराते हैं, जब वो इस जगह पर आते हैं तो लाइफ जो है ना वो नॉर्मली नहीं चलती। तब लाइफ अंदर से बदलनी शुरू होती है, ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है। अब लियो को समझिए। लियो जो है, मतलब लियो जो साइन है वो सन से रूल करती है, जो कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, आपका करिश्मा, आपकी लॉयल्टी, आपकी रॉयल्टी, सेंटर ऑफ अटेंशन, वार्मथ और जेनरसिटी का सिंबल होता है। लियो को कंट्रोल बिल्कुल पसंद नहीं होता। लियो चाहते हैं लोग उन्हें जाने कि मैं यहाँ हूं, मैं लीड कर रहा हूं, मतलब मैं लीडर हूं। इस तरह की लियोस की फीलिंग होती है। पर जब सैटर्न इस हाउस में आते हैं तो लियो को एक अजीब सी फीलिंग आती है, मेरा पावर कहां चला गया। क्योंकि अष्टम शनि आपके ईगो को चैलेंज करते हैं, आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं और आपके जो कंट्रोल है ना उसको टेस्ट करते हैं। सैटर्न जो है वो 8th हाउस में, मतलब कि अगर वो बैठे हैं तो वो लियो से कहते हैं कंट्रोल छोड़ना सीखो। जो हर चीज को कंट्रोल करते हो उसको छोड़ना सीखो, सरेंडर करना सीखो। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे हाथ में नहीं होता और यहीं से लियो का रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बाहर से नहीं, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या चीजें आप देख सकते हो। जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो कहता है मैं कौन हूं। अष्टम शनि के दौरान जो है लियो का माइंड इस बात पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूं। जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर पहले नेचुरली था वो धीरे धीरे शेक होने लगता है। सेल्फ डाउट उनको आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि जो आप पहले थे अब वो आप पहले जैसे नहीं रहे। लियो की आइडेंटिटी जो है वो डीपली कनेक्टेड होती है उनके अचीवमेंट से, उनके रिकॉग्नाइजेशन से और उनके सोशल इमेज से। पर जब यहाँ शनि बैठते हैं तो वो पूछते हैं
बिना अप्लॉज के तुम कौन हो? अगर ये अचीवमेंट तुमको नहीं मिल रही है तो तुम ओरिजिनली हो कौन? बिना वैलिडेशन के तुम्हारी खुद की वर्थ क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये लियो के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये ईगो का नहीं होता, ये सोल को चैलेंज करता है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है पावर स्ट्रगल की। कंट्रोल स्लिप होना, जैसे मतलब जो पावर स्ट्रगल होती है वो उसमें ये होता है कि कंट्रोल आपके हाथ से स्लिप होता है, जैसे कि आपके वर्क प्लेस पर हो, रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली हो। हर जगह आपको लगता है जैसे पावर जो है मेरा शिफ्ट हो रहा है, जा रहा है। पहले जो रिस्पेक्ट आपको एफर्टलेसली मिल जाती थी, अब उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और सबसे जो अनकंफर्टेबल पार्ट है वो है 8th हाउस का हिडन एनिमी, क्योंकि 8th हाउस जो है हिडन एनिमी का भी घर होता है। तो ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपके पीछे आपके लिए बैकटॉक कर रहे हैं या गलत प्लानिंग कर रहे हैं। उनका वो जो आपको एडमायर कर रहे हैं वो सब नकली है। इस टाइप की भी आपको फीलिंग आ सकती है। ट्रस्ट इशू भी इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़ने लगता है। जो आप नॉर्मली ओपन हार्टेड होते थे, सडनली आप जो है गार्डेड हो जाते हैं। अब जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस की। इस दौरान आपको पैसे का प्रेशर फील होता है। आप ऐसे फील करते हैं कि ये जो ज्वाइंट फाइनेंस है, आपका इनहेरिटेंस है, लोन है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, इन सारे पे इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, टू मच लग रहा है, ऐसी आपको फीलिंग आती है। अष्टम शनि के टाइम पे इस एरिया में डिले का होना, कॉम्प्लिकेशन का आना या फिर स्ट्रेस का आना पॉसिबल होता है। लियो जो है नेचुरली बहुत जेनरस होते हैं, ओपनली वो स्पेंड करना पसंद करते हैं। पर सैटर्न जब 8th हाउस में आते हैं तो वो बोलते हैं कि बजट बनाओ, कंट्रोल सीखो, रिस्पॉन्सिबल बनो। लोन पेमेंट मतलब रीपेमेंट में इशू आपको हो सकता है, या ज्वाइंट बिजनेस में आपके पार्टनर के साथ मनी को लेके टेंशन हो सकती है। इनहेरिटेंस में कोई अगर इनहेरिटेंस का मैटर आपका चल रहा है, मतलब पैतृक संपत्ति का मैटर चल रहा है, तो उसमें डिले हो सकता है या फिर डिस्प्यूट भी होना पॉसिबल होता है इस फेज में। ये फेज लियो को फाइनेंशियल मेच्योरिटी सिखाता है, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, पर उनको फाइनेंशियल मेच्योरिटी सीखनी पड़ती है। अब बात करते हैं इमोशनल डेप्थ और डार्कनेस की। शैडो से आपको इस टाइम पीरियड में मुलाकात होती है, मतलब शैडो आपको मिलती है। आपको गहराइयों तक चीजों को समझना पड़ता है। लोग नॉर्मली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं या फिर पॉजिटिव होते हैं, पर जब शनि यहाँ पे आता है तो आप देखोगे कि जो डार्क इमोशन आपके हैं ना, वो सरफेस पे आने लगे, जैसे कि डिप्रेशन का होना, एंजाइटी का होना, फियर ऑफ लॉस का होना, फियर ऑफ डेथ का होना। आपको हर एक चीज का डर फील होने लगता है और ये सब बहुत अनकंफर्टेबल आपको लगता है, क्योंकि आप एक तरह से सनशाइन हो, मतलब सन हो, सन की क्वालिटी आपके में होती है, ब्राइटनेस होती है, शाइन होता है। और जब यहाँ सैटर्न होते हैं तो वो ऐसे फील होता है जैसे आप अंधेरे में जी रहे हो या अपनी शैडो से आप मिल रहे हो, इस टाइप की आपको वो फीलिंग देते हैं। यही वो फेज होता है जहां आप मतलब लियो इमोशनली मैच्योर होना शुरू करते हैं, और अगर आप भागोगे तो आपको परेशानी ज्यादा होगी, अगर आप सीखना शुरू करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं कि अगर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम में ये भी देखा जाता है, आपका ये चॉइस नहीं होती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो, आप चाहो ना चाहो फोर्सफुली आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ये आपको फोर्स करता है कि अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपने को ट्रांसफॉर्म करो। लियो को लगता है जैसे कि लाइफ उनकी मर्जी के खिलाफ चल रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ उसको चेंज किया जा रहा है। सडन जॉब का चेंज हो जाना ये भी पॉसिबल होता है, रिलेशनशिप अचानक एंड हो सकती है, हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं या लाइफ स्टाइल चेंज। इनमें से किसी भी एरिया में आपको चेंज करने के लिए मजबूर सैटर्न कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आपका जो पुराना तरीका है
उसको मारते हैं और एक नए तरीके से स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी से आपको निकालते हैं। मतलब आपके अंदर ये चेंजेस लाते हैं, तो आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, आपके अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एरिया ज्यादा वीक है। आपका जॉब ज्यादा वीक है कि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा वीक है कि आपकी मैरिज ज्यादा वीक है। जो एरिया ज्यादा वीक है उस एरिया में तो ट्रांसफॉर्मेशन होना डेफिनेटली है, उसमें तो होगा ही। पर आप ओवरऑल भी देखोगे ना कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप। प्रोसेस ये जो है ना, ये बहुत पेनफुल होता है, पर इसका आउटकम जो आता है वो बहुत पावरफुल होता है। अब बात करते हैं कि आपका इस टाइम पीरियड में, मतलब इस 2-2.5 सालों में सेक्सुअल और इंटीमेसी इश्यूज भी स्टार्ट होते हैं। आपको एक फियर होता है कि अगर आप किसी से डीप इंटीमेसी करते हो या क्लोज जाते हो तो लूज करने का भी फियर आपको होता है। आप जो है पैशनेट होते हो, एक्सप्रेसिव होते हो, पर यहाँ पे जब सैटर्न बैठते हैं तो वो इंटीमेसी इशू स्टार्ट करते हैं, एक इमोशनल वॉल बनाते हैं, आपको ट्रस्ट इशू देते हैं और आप अपने को प्रूफ करने के लिए डरे रहते हो। आपको क्लियरिटी नहीं फील होती है। रिलेशनशिप में इमोशनल या फिजिकल दोनों में से कोई भी कोल्डनेस आ सकती है। लियो को लगता है जैसे कि वो जो पार्टनर है ना, वो उस लेवल पे उन पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पे वो पहले उनसे कनेक्ट करता था। अब वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो। और ये फेज लियो को ये सिखाता है कि इंटीमेसी सिर्फ पैशन से नहीं आती, इमोशनल ऑनेस्टी से आती है। तो इस जगह पे भी आप देखोगे कि चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट जो चीज होगी वो है ऑकल्ट या हिडन नॉलेज में इंटरेस्ट का डेवलप होना। ये सारी चीजें जितनी भी पॉइंट्स बता रहे हैं ये सैटर्न का 8th हाउस में आने की पॉइंट्स है। तो स्पिरिचुअल आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मतलब कि चूंकि 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, ये सारी चीजों से कनेक्टेड होता है, तो आप देखोगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी में मन लग सकता है, टैरो में, मेडिटेशन में, योगा में, हीलिंग में। ये सारी चीजें सडनली आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। आप ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि आप काम छोड़ के एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, बट आपको आपका माइंड उधर जाने लगता है। आप सोचने लगते हो ये ऐसे क्यों होता, वो वैसे क्यों होता। एस्ट्रोलॉजी की चीजें ज्यादा देखने लगोगे, टैरो कराने लगोगे, या ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा कि चलो योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। कुछ भी इस टाइप की चीजों में आपके चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि जब आपका जो माइंड है, जो रैशनल माइंड है, वो समझ नहीं पाता लाइफ को कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो आइदर आप ऑकल्ट के साइड जाते हो या आप मेडिटेशन के साइड जाते हो। मतलब आप 8th हाउस के चीजों को स्टार्ट करते हो करना, तो आपको इससे सोल अवेयरनेस मिलने लगती है और यहीं से आपकी इनर अवेकनिंग शुरू होती है। अभी तक आपको बताया कि शनि आपके 8वें हाउस में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये तो एक पार्ट हुआ। अब बात करते हैं कि राहु का एक्वेरियस में आना। रिलेशनशिप में इल्यूजन राहु जो है आपको देते हैं, क्योंकि वो एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस आपकी अपोजिट साइन है, मतलब लियो की अपोजिट साइन है। जो भी लियो लगन है, लियो मून के लिए भी पॉसिबल होगा, लेकिन लियो लगन पे इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। 7th हाउस होता है रिलेशनशिप का, मैरिज का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, कॉन्ट्रैक्ट का, पब्लिक डीलिंग का, और आपको ओपन जो आपके एनिमीज है उनका भी ये घर होता है। और राहु का काम होता है इल्यूजन को क्रिएट करना, कंफ्यूजन देना, अनकन्वेंशनल सिचुएशन बनाना। इस ट्रांजिट के दौरान लियो का रिलेशनशिप में सबसे पहला पैटर्न जो उनको दिखेगा वो है अट्रैक्शन टूवर्ड्स अनयूजुअल पीपल या फिर अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। ऐसा लग सकता है कि जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, बैकग्राउंड में, माइंडसेट में या लाइफ स्टाइल में। सिचुएशन भी नॉर्मल ऐसे टाइम में नहीं लगती, कुछ ना कुछ ऑड सी आपको फीलिंग आती है। मैरिड लियो के लिए स्पाउस का जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल लग सकता है। पार्टनर का माइंड में चेंज चल रहा है या पार्टनर माइंड में क्या चल रहा है उसके, ये समझना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर आप देखोगे ना, तो ट्रस्ट का इशू आना, मिसकम्युनिकेशन का होना या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, ये क्रिएट हो सकता है। राहु यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वो ये दिखाते हैं ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता। कमिटेड रिलेशनशिप में भी लोग बाहर देखने लगते हैं, मतलब अगर आप कमिटेड भी हो तो भी आपको अपने पार्टनर में कमियां दिखने लगती हैं और आप दूसरों को देखना स्टार्ट करते हो, या ये फील करने लगते हो कि शायद किसी और के साथ मेरी लाइफ ज्यादा बेटर है, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। ये भी माइंडसेट आपको देखने को मिलता है, पर ये एक्चुअल रियलिटी नहीं होती, ये सिर्फ राहु का कंफ्यूजन होता है। पब्लिक डीलिंग, लीगल मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशन, इन सारी एरिया में डिले का होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का होना और सडन ट्विस्ट का होना पॉसिबल है। आपको लगता है कि लोग जो हैं वो उनको डील करना काफी मुश्किल हो गया, जो मैं पहले अच्छे से कर सकता था वो चीजें अब प्रॉब्लम आ रही है, और कभी कभी तो आपको ट्रस्ट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ये तो मैंने राहु की बात किया जो आपके अपोजिट साइड में बैठे हैं और रहेंगे इस साल पूरा। अब मैं बात करती हूँ केतु की, जो कि आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। जो लियो की जो पावरफुल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, मतलब गेम मेरा चेंज हो रहा है। केतु यहाँ पे ट्रांजिट करना मतलब कि आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी, आप सेल्फ खुद को, लियो को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी फिजिकल बॉडी को और उनके लाइफ के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। केतु का नेचर होता है डिटैचमेंट का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, मटेरियल डिससेटिस्फैक्शन का और आइडेंटिटी कंफ्यूजन का। यही वो वजह होती है, मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे लियो, मतलब बहुत सारे लोग जो लियो हैं वो टाइम पे, इसी टाइम जो ये 1-1.5 साल का जो टाइम है, इस टाइम पे ये फील करते हैं कि मैं खुद को पहचानता ही नहीं हूं, या मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। ये जो फीलिंग है ये केतु देते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु लिटरली सेंस ऑफ सेल्फ, इसको डिसॉल्व करते हैं। लियो की नॉर्मल जो पर्सनैलिटी होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्लियर उनकी आइडेंटिटी होती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत होता है, वो एक प्रेजेंस होती है उनकी, और यहाँ पे केतु उनको इन सारी एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं। वो ये समझाते हैं कि ये सब माया है, ये जो पर्सनालिटी है ये एक इल्यूजन है। इस फेज में आपको ये लग सकता है या ऐसे थॉट आ सकते हैं कि मैं कौन हूं या मैं लाइफ से क्या चाहता हूं, ये क्लियर मुझे नहीं हो रहा। जो गोल पहले बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे अब वो मीनिंगलेस भी लग सकते हैं। मटेरियल अचीवमेंट में आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। स्पिरिचुअल और जो एग्जिस्टेंस, जो इस तरह की एनर्जी वाली चीजें हैं, उनमें आप अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करो या उनके तरफ आपका ध्यान लगे, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है। फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है, आपकी ग्रूमिंग है और आपका प्रेजेंटेशन है, उनमें भी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। एनर्जी लेवल आपकी लो हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है और पास्ट लाइफ कोई कार्मिक पैटर्न आपका सरफेस पे इस टाइम पीरियड में आ सकता है। चीजों का जैसे रिपीट होना, बिना समझ आए कि मतलब सेम चीज रिपीट हो रही है और आपको समझ भी नहीं आ रहा, ये एक स्ट्रॉन्ग केतु दिखाता है। मतलब आप देखोगे कि आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, बीन देयर डन दैट, मतलब मैंने ये पहले कर रखा है, मैं ये पहले से जानता हूं, जैसे डेजावू टाइप की जो फीलिंग होती है ना, काइंड ऑफ वैसी फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। इसलिए आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं सब पहले ही आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, कुछ नया आप नहीं कर रहे इस टाइप का, या कुछ एक्साइटमेंट इसमें नहीं है, इस टाइप की फीलिंग आपको इस टाइम में आती है। और ये डिससेटिस्फैक्शन क्वाइटली आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जो आप पे मेजर इंपैक्ट डालता है। अब ये जो राहु केतु का एक्सेस है, मतलब फर्स्ट और 7th का एक्सेस, क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है और राहु आपके 7th हाउस में है, तो ये
रियल प्रॉब्लम कहाँ है। आप अगर देखोगे ना तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब केतु फर्स्ट हाउस में है और राहु सेवेंथ में है तो ये एक्सेस आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकता है, डीपली इफेक्ट कर सकता है। आपको लग सकता है कि शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पार्टनर चेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाएगा, या नए एक्साइटिंग पीपल आपकी लाइफ में आएंगे। पर ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ इल्यूजन है, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा। असली इशू जो है वो रिलेशनशिप में नहीं आएगी, बल्कि आपके खुद के अंदर आएगी, जिसे केतु एक्सपोज करेंगे। राहु तो दिखाएंगे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पार्टनर अच्छा नहीं, पार्टनर समझ नहीं रहा, इसको छोड़ो, कोई नए को लेके आओ, कोई एक्साइटेड रिलेशनशिप करो। पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं होगा। जो भी होगा वो लियो के साइड से होगा, मतलब आपके केतु के तरफ से होगा। केतु आपको इनर कंफ्यूजन देंगे, आइडेंटिटी आपकी शिफ्ट कराएंगे, स्पिरिचुअल कॉलिंग देंगे आपको, और आपको उसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तब तक आपका जो ये आउटर रिलेशनशिप है, जब तक वो अनस्टेबल आपको लग रहा है, जब तक राहु और केतु की ये एक्सेस है और आपको रिलेशनशिप अनस्टेबल लग रहा है, तब तक आपको केतु को सुनना चाहिए। मतलब आपको मोर अपने स्पिरिचुअल कॉलिंग के तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपका माइंडसेट क्लियर हो। आप देखोगे ना कि ये एक इल्यूजन का टाइम चल रहा है, ये कंफ्यूजन का टाइम होगा, और उसका जवाब आपको स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेगा, मतलब मेडिटेशन में ही मिलेगा। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्या ये सच में रिलेशन में प्रॉब्लम है या मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे इल्यूजन आ रहा है। तो आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको देखोगे कि चेंजेस दिखना शुरू होंगे इस फील्ड में। अब बात करते हैं जुपिटर की, जो पूरी स्टोरी में एक बैलेंस प्लैनेट के रूप में काम करेंगे। 2026 के अंदर जुपिटर 3 साइन को चेंज करेंगे, और हर जो शिफ्ट है वो आपके लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा। सबसे पहले वो जेमिनी में, अभी वो जेमिनी में है, वो मई तक, मतलब ये जो मई है 2026 का, तब तक जेमिनी में रहेंगे, जो कि आपका 11th हाउस है। ये फेज आपको सरप्राइजली सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। 11th हाउस होता है आपके गेन का, सोशल सर्कल का, नेटवर्किंग का, आपकी विशेष के फुलफिलमेंट का घर। इस पीरियड में चाहे अष्टम शनि और केतु प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, पर जुपिटर यहाँ पे बैठ के आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे। आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, इन्फ्लुएंशियल पीपुल आपसे कनेक्ट होंगे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कुछ पुरानी विशेष आपकी फुलफिल हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। फाइनेंशियल गेन का होना भी पॉसिबल है, स्पेशली फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग्स, सोशल प्लेटफॉर्म, इस तरह की लार्ज और मतलब जो कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके थ्रू आपको प्रॉफिट हो सकती है। इमोशनली भी आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, लोग मेरे साथ हैं, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। उसके बाद मई के बाद जो है जुपिटर कैंसर में मूव करेंगे, जो कि आपका 12th हाउस है, और वो यहाँ पर नवंबर तक रहेंगे, मई से नवंबर तक। जब कैंसर में जुपिटर मूव करेंगे तो आपका 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा, और यहां से आपकी एनर्जी फिर शिफ्ट होगी। 12th हाउस जो होता है वो होता है एक्सपेंस का हाउस, लॉसेस का हाउस, फॉरेन लैंड का हाउस, आइसोलेशन होती है उस एरिया में, और स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, इसका वो घर कहलाता है। इस पीरियड में आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है, मेडिकल में, ट्रैवल में, डोनेशन में, या फैमिली रिलेटेड कॉस्ट, कहीं भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन कनेक्शन के आपके चांसेस बन सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म करियर एक्सपांशन के लिए अगर आप जाना चाहते हो ना, कहीं बाहर अगर आप करियर के लिए जाना चाहते हो, तो वो भी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकता है। पर साथ ही साथ इनर आइसोलेशन आपको फील होता रहेगा। लोग आपके पास होंगे पर आपको लोनलीनेस लग सकती है। स्पिरिचुअल साइड में आपको एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन फील हो, या आप उस साइड में बढ़ने की कोशिश करें, मेडिटेशन करना या रिट्रीट्स करना, धाम पे जाना, हीलिंग की प्रैक्टिस करना, इस तरफ आप देखोगे ना, आप नेचुरली पुल किए जा रहे हो।
इस टाइम में आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको विविड ड्रीम आ सकते हैं, सबकॉन्शियस फियर आपके सरफेस पे आ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जुपिटर का एक एक्सपेक्ट ये भी होगा कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल की विजिट करना पड़े या हेल्थ रिलेटेड प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ सकता है। मोस्टली आपको इस टाइम पीरियड में अपने को चेकअप कराते रहना चाहिए, रिकवरी करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई सीरियस इलनेस आए, जरूरी नहीं है कि हर किसी को, पर पॉसिबल है कि कुछ ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका चार्ट खुद का क्या कहता है। उसके बाद दिसंबर में जुपिटर जो है आपके फर्स्ट हाउस में जाएंगे और दिसंबर के बाद से वो फिर फर्स्ट हाउस में रहेंगे, जो कि आपके रिलीफ का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर 2026 से जो यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो फिर से एक्सपांड हो रही है, कॉन्फिडेंस आपको फिर से वापस मिलेगा, आप मोर ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे, मोर फिजिकल हेल्थ आपकी इंप्रूव करने लगेगी। ये इसलिए भी होगा क्योंकि फिर दिसंबर में राहु और केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो केतु आपके लगन से चले जाएंगे, तो आपको देखोगे कि दिसंबर के बाद ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप दोबारा अपने को ना, जैसे कहते हैं, खुद को खुद से पहचानने लगोगे, मोर क्लियरिटी आएगी, डायरेक्शन मिलेगी, सेल्फ बिलीव आपकी वापस आएगी, लाइफ आपको दोबारा से मीनिंगफुल दिखने लगेगी। जुपिटर केतु का कंजंक्शन भी होगा लियो में, जो कि आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट देगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट होगी आपके लिए, जो कि थोड़े टाइम के लिए होगी, बट वो भी एक कुछ टाइम के लिए रहेगी। आप देखोगे कि जब केतु यहाँ रहेंगे और जब इनका कंजंक्शन जुपिटर के साथ होगा, मतलब जब वो यहाँ फर्स्ट हाउस में जुपिटर भी आएंगे, केतु तो ऑलरेडी है फर्स्ट हाउस में, पर जब जुपिटर आएंगे तो आप देखोगे कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा। केतु जो है वो डिटैचमेंट करेंगे और जुपिटर जो है उसको एक्सपांड करेंगे, क्योंकि जुपिटर एक्सपांशन के लिए माने जाते हैं। तो आप एक साथ ना दोनों चीजें फील करोगे, डिटैचमेंट भी चीजों से फील करोगे और बढ़ाना भी चाहोगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं ग्रो भी कर रहा हूं, साथ में मैं मटेरियल चीजों से डिटैच भी हो रहा हूं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी पीक पर भी होगी, विजडम भी बढ़ेगी, पर आपको क्लियरिटी में डिले होगा, मतलब क्लियरिटी नहीं मिलेगी इन चीजों में। ये फेज आपके ऊपर एक सोल बेस्ड आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए इन्विटेशन देगा। मतलब एक बहुत मेजर टाइम होगा थोड़े टाइम का, लेकिन ये काफी मेजर टाइम आपके लिए होगा, जबकि केतु और जुपिटर टुगेदर आपके एक ही हाउस में होंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपका 2025 से लेके 2027 का टाइम कैसे जाने वाला है, क्यों आपको इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि अष्टम शनि का इफेक्ट है। मतलब शनि आपके 8th हाउस में, अगर आप अष्टम शनि मून साइन से देखा जाता है, पर थिंक अबाउट कि अगर आप लियो हैं तो भी शनि आपके 8वें हाउस में है, तो इफेक्ट तो आपको 8वां हाउस का मिलेगा। डजेंट मैटर कि आपका मून साइन है या आपका लगन है, तो इफेक्ट तो शनि का आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया कि राहु केतु का भी क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। फिर मैंने बताया आपको कि जुपिटर का भी इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए ये सारे, वैसे तो बहुत सारे 9 प्लैनेट्स हैं, पर ये जो प्लैनेट्स हैं ये मेजर प्लैनेट्स हैं, ये हर रोज अपनी राशि बदलते नहीं है या मंथ में नहीं बदलते हैं। तो ये जब एक जगह जाते हैं, तो जैसे सैटर्न है वो 2.5 साल के लिए आपके 8th हाउस में है, वो उसमें 25 में आए हैं और 27 को जाएंगे। तो इस तरह के जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं वो इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा डालते हैं। तो अभी तो मैंने सबके बारे में बताया, अब मैं आपको कंबाइंड इफेक्ट बताती हूं कि आप इतना इस टाइम पीरियड में स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये फेज आपको बहुत इंटेंसली फील हो रहा है। आपका जो फंडामेंटल नेचर है वो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन में अच्छे हो, क्रिएटिव हो, लीडरशिप है, रिकॉग्नाइजेशन है, आपको अप्रिशिएट पाना अच्छा लगता है, लोग आपको देखें, इस तरह की आपकी फीलिंग होती है, क्योंकि आप सन से रूल करते हो। जैसे सन सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, सेम तरह से आप नेचुरली ये फील करते हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी प्रेजेंस मैटर करती है,
अगर ये घर है तो मैं इस घर का सेंटर हूं, अगर ये ऑफिस है तो मैं इस ऑफिस का सेंटर हूं, अगर मेरी सोशल सर्कल है तो मैं उसका सेंटर हूं। मतलब वो सन के जैसे आपकी फीलिंग होती है कि मैं सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहूं ऑल द टाइम। और ये कोई खराब चीज नहीं होती है, ये आपका नेचुरल लाइफ स्टाइल है, ये आपकी नेचुरल साइन की क्वालिटी है जिसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। पर यहां पे जब केतु बैठते हैं तो मैं कौन हूं वाली आइडेंटिटी आपके अंदर बना देते हैं या इल्यूजन देते हैं, डिटैच कराते हैं। सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं तो वो सरेंडर कराने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल छोड़ो इसके लिए फोर्स करते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए पुश हार्ड करते हैं। और जब 7th हाउस में वो भी बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो वो रिलेशनशिप में भी आपके कंफ्यूजन लाते हैं। हर किसी पे आपको ट्रस्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये तीनों चारों प्लैनेट मिलके आपके कोर नेचर पे डायरेक्टली अटैक करते हैं और आपको लगता है कि मेरा जो फाउंडेशन है ना वो बिल्कुल हिल गया है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी आपको फीलिंग राहु केतु और सैटर्न देते हैं। अब इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपके ईगो का यहां पे डेथ हो रहा है। जो सबसे बड़ा प्रोसेस आपके साथ चल रहा है वो है आपका ईगो का डेथ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्राइड है और ये तीनों प्लैनेट मिलके आपके उस प्राइड को तोड़ना चाहते हैं। ईगो का मतलब होता है कि आई एम दिस, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इफ आई विल गो देयर आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो आई है, मैं है, उसको वो जो ईगो है, स्ट्रॉन्ग ईगो कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं ग्रेट हूं, मैं काइंड हूं, जो मैं के साथ शुरू होता है सैटर्न 8th हाउस में आके और केतु 1st हाउस में आके वो कहते हैं पहले तो ये ईगो बंद करो, क्योंकि ये ईगो आगे नहीं चलना। फिर देखो बिना ईगो के कि तुम कौन हो। अभी तो तुम सोच रहे हो मैं ये, मैं वो, मैं इस घर का हेड हूं, मैं इस जॉब का हेड हूं, मैं इतने पैसे लाती हूं, मैं इतने काम करता हूं। जो ये मैं है उसको पहले हटाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। ये प्रोसेस जो है ये बहुत पेनफुल है क्योंकि आप इसके लिए नहीं बने हो और इसका जो इसमें एक आपको फियर सी फीलिंग होती है, अगर मैं ये सब नहीं हूं तो मैं क्या हूं। तो ये एक जो माइंड सेट है आपका, एक जो साइकोलॉजी है वो आपको परेशान करती है और आपको यहाँ पे एक लेसन सिखाते हैं ये तीनों प्लैनेट मिलके कि आपकी वर्थ आपके करने में नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हो, मतलब आप घर के लिए जो काम कर रहे हो, पैसे घर के लिए ला रहे हो, घर के जो इंपॉर्टेंट पर्सन बने हो, तो मतलब आपकी जो ये ईगो है वो आपके करने में नहीं है, आपके होने में है, बीइंग में है। मतलब डूइंग में नहीं है, बीइंग में है। आप जो है एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब मोर ऐसा आपको ये कि आप इस घर में या इस जगह पे या इस जॉब में वहां पे एग्जिस्ट करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको अचीवमेंट लाया जाए, आपको लोग तारीफ करें, आपको लोग जाने, आपको लोग प्रेज करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हैं, आपकी वो प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मटीरियलिस्टिक चीज दिखा के डूइंग जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको मनी दिखा के कि मैं कर सकता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही घर की हूं, मेरे से ही चलता है, मैं ही पैसा लाता, ये चीजों को हटा के आपकी खुद की प्रेजेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बीइंग इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी डूइंग इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि लोग भी आपको फील करेंगे, आपका होना ही काफी होगा, आपका पैसा, आपका मैं काफी नहीं होगा, बल्कि आपका होना ही लोगों को काफी दिखेगा। और आपको ये लेसन सीखना काफी मुश्किल होता है। ये एक्चुअली लेसन आपको लगता है कि चैलेंज है, लोगों को ऐसा नहीं दिखता। लोग भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर तुम इतना मैं नहीं करोगे तो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, जरूरत नहीं है तुम्हें ऑल द टाइम मैं करने की। वो चीज करेंटली ये प्लैनेट्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ के आप देखेंगे कि बहुत सारी एरिया आपकी इफेक्ट हो रही है, उसको समझते हैं। जैसे कि आपका करियर और प्रोफेशन, 8th हाउस
से 10th हाउस आपका, मतलब 10th हाउस आपका करियर है, जो कि सैटर्न अगर 8th हाउस में बैठे हैं तो वो आपके करियर के हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो जहां बैठे हैं वहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके करियर हाउस पर पड़ रही है। इसलिए करियर में भी आप देखोगे कि डिले का होना, ऑब्स्टेकल का होना, हार्ड वर्क का होना, उसके बाद भी रिकॉग्नाइजेशन का ना मिलना, ये आपको देखने को मिलेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना काम तो कर रहा हूं पर फिर भी मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिल रही है, प्रमोशन मेरा क्यों डिले हो रहा है, बोनस क्यों नहीं मिल रही है, लीडरशिप रोल में मुझे वो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिख रही जो मुझे पहले दिखती थी। वर्क प्लेस में आपके पॉलिटिक्स होना ये बहुत कॉमन होगा। हिडन आपकी एनिमीज हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है, बैक टॉक आपके लिए की जा सकती है। आपको परफॉर्मेंस रिव्यू जो होता है ना, उसमें भी लोग आपकी बुराई करें, ऐसा भी इस टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके केतु जो है ना वो फर्स्ट हाउस में है, जो करियर डायरेक्शन में भी आपको कंफ्यूजन देते हैं। इस फील्ड में रहूं कि फील्ड चेंज कर दूं। डिसीजन मेकिंग जो होता है ना इस टाइम में काफी आपके लिए वीक होता है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और मैरिज के लिए। राहु 7th हाउस में रिलेशनशिप पे सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप को ही शेक करेंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब उससे कंफ्यूजन हो रही है आपको। आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा अगर आप अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड पार्टनर मतलब लियो हो तो आप देखोगे कि पार्टनर भी आपसे इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहा है। आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, इंटीमेसी के इशू आ रहे हैं बिकॉज 8th हाउस एक्टिव है। छोटी बातों पे आप एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ट्रस्ट के आप इश्यूज जो हैं आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से आपको डाउट्स मिल रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप चीजें देख रहे हो, उसके थ्रू भी आपका दिमाग चेंज हो रहा है। पर असली प्रॉब्लम जो हो रही है वो है केतु का फर्स्ट हाउस में होना, कि आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो। जब आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो, जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को कैसे समझोगे? ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रही है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ और आपकी वाइटैलिटी की। केतु फर्स्ट हाउस में होने से फिजिकल एनर्जी को वो ड्रेन कर रहे हैं। आप नॉर्मली बड़े वाइब्रेंट होते हो, पर इस टाइम में आपको फटीग, वीकनेस, इम्यूनिटी इश्यू, ये सारी चीजें देखने को केतु दे रहे हैं। साथ में 8th हाउस में आपके सैटर्न है, जो कि क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, बैक पेन का होना, स्पाइन का होना, स्पाइन में पेन होना या ज्वाइंट में पेन होना, हार्ट रिलेटेड स्ट्रेस का होना, क्योंकि लियो हार्ट को रूल करते हैं, तो हार्ट रिलेटेड स्ट्रेस का होना, कोई भी हेल्थ इश्यू का आना, मेंटल हेल्थ भी हो सकती है उसमें, जैसे कि एंजाइटी का होना, पैनिक अटैक का होना, डिप्रेशन का होना, स्लीप का डिस्टर्ब होना, मेंटल क्लियरिटी का ना होना या फिर फोकस आपका वीक होना, ये सारे इशू आप हेल्थ से रिलेटेड इस टाइम में देख सकते हो। फाइनेंस और वेल्थ की अगर बात किया जाए तो ये थोड़ा सिचुएशन मिक्स्ड होगा आपका, क्योंकि जुपिटर का इसमें इफेक्ट पड़ेगा। गेन्स तो आ रहे हैं क्योंकि 11th हाउस जुपिटर, सैटर्न 8th हाउस में है तो वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस करा रहे हैं, मतलब एक साइड से गेन तो आ रही है बट दूसरे तरफ से खर्च भी हो रहा है। पैसा आ रहा है और कहाँ निकल जा रहा है आपको समझना इस टाइम पीरियड में मुश्किल पड़ रहा है। सेविंग भी आपकी मुश्किल से हो रही है। ज्वाइंट फाइनेंस में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, या अगर आपका शेयर डॉक्यूमेंट्स है, मतलब अकाउंट है, शेयर अकाउंट है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनहेरिटेंस अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें भी डिलेज का हो सकता है। आपका लोन टाइम पे ना हो पाए, टैक्सेस आप ठीक से ना कर पाओ, इंश्योरेंस में आपको प्रॉब्लम आए, ये सारी एरिया में आपका प्रेशर क्रिएट हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्टॉक मार्केट में, मतलब स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में, जहां पे आप स्टॉक, क्रिप्टो, गैम्बलिंग जो भी करते हैं, उस एरिया में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ये एरिया को करंटली अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके सोशल लाइफ और फ्रेंड सर्कल की, मतलब फ्रेंडशिप की। तो चूंकि आप नेचुरली बहुत सोशल होते हैं, आपका डिफॉल्ट नेचर होता है सोशल का, पर करंटली आप देखोगे ना कि आप
सोशल विथड्रॉल इस पोजीशन पे हो, आप खुद नहीं सोशली लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हो, गैदरिंग जहां होती है, जहां सोशल गैदरिंग होती है, वहां पे आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस मेंटेन करने का मन करता है, या आपको एक लोनलीनेस सी फीलिंग रहती है। इवन जब आप लोगों के बीच में भी हो ना, तो भी आपको अकेलापन लगता है। सोशल मीडिया एक्टिविटी भी इस टाइम पीरियड में आपकी कम हो जाएगी। आपको बेसिकली आप देखोगे आपको अपने को एक्सप्रेस करने का मन ही नहीं करेगा। इस टाइप की आपको फीलिंग इस समय में देखने को मिलेगी। अब आपके कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जो कि सबसे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सेल्फ स्टीम वो सबसे ज्यादा हिट हो रहा है, बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, आपका एक अपना सेल्फ स्टीम है, और वही चीज इस समय शेकन है। ये सबसे सेंसिटिव आपकी एरिया होगी, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस टाइम पीरियड में थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। आपको खुद से बहुत डाउट्स हो रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो खुद से कि आपको चाहिए क्या, या आप किस चीज के लिए कैपेबल हो जो आप कर सकते हो। आप ऐसा फील करोगे कि मैं करूंगा गलत हो सकता है, या आप ऐसे भी आपको लगेगा कि लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मैं शायद इसीलिए मैं प्रेजेंट नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और पब्लिक स्पीकिंग हुआ, स्पॉटलाइट वाली जो भी ऐसी एरिया हुई, या जहां पे आपको अटेंशन देना है, वो सारी एरिया ना आपको अनकंफर्टेबल टाइप की लगेगी। आप खुद में बहुत ज्यादा डाउट में रहोगे। फिजिकल अपीयरेंस भी एक इश्यू हो सकता है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस आपका बहुत कॉन्फिडेंस वाला था, बट चूंकि इंटरनली आपके अंदर सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, इंटरनली आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, तो आप देखोगे कि वो जो फिजिकल अपीयरेंस में जो कॉन्फिडेंस था वो भी इस टाइम पीरियड में हिलता हुआ नजर आएगा आपको। अब आपसे बात करते हैं कि स्पिरिचुअल आपको इस टाइम पीरियड में लेसन क्या मिल रहा है या क्या हो रहा है। सबसे पहली जो चीज है वो आपकी ट्रू आइडेंटिटी की है। आपको खुद की आइडेंटिटी को समझना इस टाइम पीरियड में जरूरी होगा। अचीवमेंट से, या सोशल इमेज से, या फिजिकल अपीयरेंस से आप इस टाइम पीरियड में अपने को अलग फील कर रहे हो, जो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो असली आइडेंटिटी है इस टाइम में वो सोल लेवल की होगी, कॉन्शियस लेवल की होगी, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में आपको यही सिखाएंगे। आपका ये माइंड सेट होगा ना, वो चूंकि केतु आपसे ऐसे कहेंगे कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी एक्सटर्नल डेफिनेशन जो है ना वो छीनना हो, जो तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारी इमेज है, और फिर तुम देखो कि बिना इन सारी एरिया के तुम कौन हो। तुम्हें उस पे वर्क करना चाहिए, जो तुम्हारा रियल सेल्फ है उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। इस टाइम में आपको सरेंडर करना इंपॉर्टेंट होगा, कंट्रोल को छोड़ना होगा। लियोस कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे खुद को हो, चाहे सोसाइटी को हो, चाहे रिलेशनशिप को हो। लियो की एक माइंडसेट होता है कंट्रोलिंग माइंडसेट। तो इस टाइम में आप चूंकि लाइक करते हो कंट्रोल करना, हर एक एरिया को कंट्रोल करना आप चाहते हो, लीड करना चाहते हो, डिसाइड करना चाहते हो। बुरे सेंस में नहीं है, बट आपकी ये मेंटालिटी, आपका ये माइंडसेट होता है कि मैं कंट्रोल करूं हर चीज को। और वो जो कंट्रोल है, जो लीड करना है, या जो सिचुएशन को हैंडल करना जो आपको पसंद है, वो सारी एरिया भी इस समय शेकन हो जाएगी। क्योंकि सैटर्न जो है यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में अगर दे दी जाएगी तो तुम भगवान नहीं बन जाओगे। तो उस कंट्रोल को तुम्हें छोड़ना चाहिए, और ये तुम्हारे लिए ठीक भी होगा अगर तुम कंट्रोल छोड़ते हो। तुम्हारी हर चीज मैनेज करने की जो एक जिम्मेदारी तुमने ले रखी है वो तुम्हारी नहीं है कि तुमसे ही सब कुछ होगा। जो ऐसा तुम्हारा माइंडसेट है, जो ऐसी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको खत्म करो, बिकॉज तुमसे ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तुम्हें डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना पड़ेगा।
तुम्हें सीखना पड़ेगा। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। जो तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर सकते हो, बाकी तुम्हें दूसरे के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। हायर पावर तुमको जो है उसके आगे तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तुम किंग नहीं हो, तुम सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन हो। तो उस तरह से अपने को देखो। सरेंडर करना वीकनेस नहीं है, सरेंडर करना एक इनर स्ट्रेंथ है। ये चीज इस टाइम पीरियड में आपको सीखने को मिलेगी और आपका मन भी करेगा ना कि ये आप जैसे ऐसे फील भी करोगे, मैं सब कुछ नहीं जानता। एक हम्बल आपका नेचर धीरे धीरे बनने लगेगा जब आप सरेंडर करना शुरू करोगे। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगेगा, आप हम्बल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि ठीक है, मैं कंट्रोल करता था पर मैं हर कुछ नहीं जानता, मुझे अब सरेंडर करना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट आप देखोगे कि इस टाइम में आपको होगा। फिर आप देखोगे कि आपका जो ग्लैमर है उसमें डेप्थ आएगी। मतलब आप नेचुरली बहुत ग्लैमरस होते हो, बहुत ब्राइट, जैसे कहते हैं ना वो, आपका करिश्मा बहुत डिफरेंट होता है, एक रेडिएंट होता है आपका। तो यहाँ पे आपको सैटर्न जो है वो आपको सरफेस से नीचे लाएंगे। मतलब वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ रोशनी नहीं, अपने अंदर देखो। अपना जो अंधेरा है तुम्हारे अंदर ना, उसको भी देखो। ये जो बाहर का चकाचौंध है कि मैं वाला, उसको हटाओ और जो तुम्हारे माइनस पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देना शुरू करो। अपने फियर को देखो, अपने इनसिक्योरिटी को देखो, पेन को देखो, जेलसी को देखो, गिल्ट को देखो। ये भी तुम्हारे अंदर डार्कनेस है, उसको देखो। जो एक ब्राइटनेस लेके चलते हो कि मैं अच्छा, उसको हटा के ये सारे जो तुम्हारी डार्कनेस है उन पे फोकस ज्यादा करो। और ये आपको करना भी पड़ेगा, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। आपको कितना भी अनकंफर्टेबल लगेगा पर ये आपके लिए नेसेसिटी होगी। और आपको इसको एक्सेप्ट, मतलब अपने शैडो को एक्सेप्ट करना आपके लिए इतना जरूरी होगा कि वही आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। मतलब अपने माइनस पॉइंट को देखना और उसको सुधारना, वो भी इस टाइम पीरियड में आपके लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपके ऑथेंटिक कनेक्शंस की। चूंकि राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपका रिलेशनशिप पार्टनरशिप का हाउस है, वो यहाँ पे कंफ्यूजन दे रहे हैं आपके पार्टनरशिप में भी, आपके रिलेशनशिप में भी। और वो एक टेस्ट आपका ले रहे हैं। क्यों मतलब देखो कि क्या रियल है और कौन सा रिश्ता या कौन सा पार्टनरशिप तुम्हारा इल्यूजन है। ये भी आपको राहु सिखाने की कोशिश करेंगे। सरफेस लेवल पे आप अपने रिलेशनशिप में डीपली जा सकते हो। डीपली आपको वो फील कराएंगे ये चीज कि जो तुम सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि वही रिलेशनशिप अच्छा हो, वो इल्यूजन भी हो सकता है तुम्हारा। अदर चीजों को भी देखना शुरू करो। जो लोग तुम्हें तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारे स्टेटस या तुम्हारे पावर की वजह से जानते हैं, वो तुमसे दूर कर दिए जाएंगे, वो तुमसे दूर हो जाएंगे। और जो लोग तुम्हें तुम्हारी एसेंस से, तुम्हारे सोल से, तुम एज अ बीइंग से, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग से तुमसे कनेक्टेड है या तुम्हें चाहते हैं, वो ही इस समय तुम्हारे पास रहेंगे। तो ये आप देखोगे ना, ये एक फिल्टरिंग का फेज होगा आपके लिए, जो कि पेनफुल होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप जिसको चाहते हो और वो अगर आपके सिर्फ पावर पे आपके साथ है, वो आपको छोड़ के जाएगा, तो वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है। लेकिन ये आपके आगे के लिए बहुत ही ज्यादा फिल्टरिंग जरूरी होगी। और फिर देखा जाए तो स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस टाइम पीरियड में आपकी हो सकती है। ये सारी जो मटेरियल स्ट्रगल है, ये आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जाएगा। केतु का कोर फंक्शन ही यही होता है, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियल से स्पिरिचुअल की तरफ शिफ्ट करना। जब केतु लगन में आते हैं तो आपको मटेरियल वर्ल्ड से निकालते हैं और स्पिरिचुअल साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं। लियो नॉर्मली सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन और अचीवमेंट, वेल्थ, आइडेंटिटी, इन सारी एरिया में बहुत आगे होते हैं। पर जब केतु यहाँ पे आते हैं तो ये कहते हैं कि ये सारा जो
चकाचौंध है ना, जो लाइट्स है तुम्हारी, ये सब कुछ टेम्परेरी है। कुछ भी तुम्हारे इंटरनल नहीं है, कहीं से इसका कनेक्शन नहीं है, ये एक्सटर्नल है। इसलिए आप देखोगे कि नेचुरली आप इंटरनल कनेक्ट होने लगोगे। आपको मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी एरिया अच्छी लगने लगेगी। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, मे बी आप कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हीलिंग या कुछ भी पढ़ने लगो। जब आपको मटेरियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब आप अपने सोल के तरफ जाने लगोगे। मोर आप सोल लेवल से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे और यही आपका पॉजिटिव साइन होगा या पॉजिटिव शिफ्ट होगा। अब आपके बात करते हैं कि आपके एम्पैथी की या आपके कंपैशन की। इस फेज में आपको रिजेक्शन का होना, फेल्योर का होना, लोनलीनेस का होना या डार्कनेस का होना, ये सारे पेन्स आपको एज अ गिफ्ट के रूप में मिलेंगे। मतलब आप चाहो ना चाहो, वो होती है ना कुछ गिफ्ट्स की हम चाहते नहीं है फिर भी आदमी आता है और दे के चला जाता है। एग्जैक्टली ये टाइम आपका वैसा ही होगा। आप चाहो ना चाहो ये सारी चीजें आपको एज अ गिफ्ट मिलेंगी। आपको डार्कनेस मिलेगी, आपको लोनलीनेस दिखेगी, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे आपको पेन से कंपैशनेट करना पड़ेगा। पहले वाला जो लियो आप थे वो शायद सेल्फ फोकस्ड था, जो कि अपनी ग्लोरी में, मतलब जो कि अपने चकाचौंध में ही खुश रहता था। पर इस फेज के बाद, मतलब 27 के बाद, ये तो आपका चेंजिंग का टाइम चल रहा है 25 से 27 का। 27 के बाद आप बहुत चेंज पर्सन रहोगे, आप इमर्ज करोगे। आप वो नहीं होगे जो सिर्फ ग्लोरी के पीछे भागता था। आप बहुत काम डाउन, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा कंपैशनेट और एक हम्बल पर्सन बन जाओगे। और ये क्वालिटी आपको, आपकी जो लाइफ है उसको बेटर करेगी। तब आप देखोगे कि आप एक बेटर लीडर बन पाओगे। वो प्राउडी लीडर ना बन के एक सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड लीडर बनने में आपका मतलब बनोगे आफ्टर 2027। अभी तक मैंने आपको बताया कि अष्टम शनि मतलब लियो का करंटली लाइफ कैसी चल रही है 2025 से, मार्च के बाद से लेके 2027 के मिड तक लियो की लाइफ कैसी चल रही, क्यों इतनी परेशानी आ रही है और अभी क्या हो सकता है। उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि प्लैनेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 8th हाउस में है। मून अगर आपकी साइन मतलब मून राशि से आप देखोगे तो आपका अष्टम शनि चल रहा है, और अगर आप लगन से देखोगे तो भी सैटर्न आपके 8th हाउस में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर करा रहे हैं। उसके बाद लियो आपके लगन में केतु आपके लगन में बैठ गए हैं, जो कि आपको डिटैच करा रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड से और स्पिरिचुअलिटी के तरफ, या आपका वो जो ईगो है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहु जो है वो आपके हर एक एरिया में इल्यूजन डाल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, खुद से कनेक्ट होने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। और इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में जुपिटर जो है वो आपकी किसी किसी एरिया में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ओवरऑल आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में मैंने अभी तक आपको समझाया। अब मैं आपसे बात करती हूं कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज की, क्योंकि इतना सब कुछ समझा देने से फायदा क्या है अगर कोई रेमेडी ना बताई जाए कि हम उसको इस फेज को कैसे करें, कैसे यूज करें। तो अब मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी, बहुत सारी रेमेडीज नहीं है, बट जो रेमेडीज हैं कुछ आपकी पूजा पाठ से रिलेटेड है, पर कुछ आपकी प्रैक्टिकल रेमेडीज है। तो जो पूजा पाठ की रेमेडीज है उसमें जो सबसे पहली रेमेडी है वो है आपके शनि देव की पूजा करना, शनि देव का मंत्रा करना। सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल में अपना रिफ्लेक्शन देखिए, मतलब किसी बर्तन में ऑयल लीजिए और खुद को ऐसे करके देखिए, और फिर वो तेल किसी पीपल के नीचे डाल दीजिए। मतलब आप अपनी परेशानी को हटाइए, वो कोशिश करिए। मतलब वो एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको
ये जो रेमेडी है ना, ये आपके अंदर का जो वो नेगेटिव पार्ट है, मतलब रिमूव करेगा आपकी सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो रहे हो, वो थोड़ा कम करेगा। इसके अलावा शनि के लिए आपको शनि मंत्रा का डेली चैंट करना चाहिए। अब आप चाहे माला फेरिए या फिर आप कान में लगा के सुन सकते हैं, कान में लगा के सुनिए, फिंगर पे काउंट करके कर सकते हैं, फिंगर पे काउंट कीजिए। शनि मंत्रा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता और आप नहीं कर पाएंगे तो प्लीज उसको कान में लगा के एक माला मतलब 108 बार का मंत्रा जो होता है उसको पीसफुली सुनिएगा। ये नहीं कि आपका दिमाग कहीं और है और आप मंत्रा कहीं और सुन रहे हैं, वैसे नहीं, पीसफुली जस्ट 5 मिनट लगेगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप एवरी सिंगल डे करते हैं द बेस्ट है। अगर आप एवरी सिंगल डे नहीं कर पाते हैं तो सैटरडे के दिन जरूर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वो सैटर्न को कंट्रोल करते हैं। हनुमान जी सैटर्न को भी कंट्रोल करते हैं और आपके लाइफ का जो ऑब्स्टेकल है, जो प्रॉब्लम है, जो फियर है, उसको भी खत्म करते हैं। अब ये तो सैटर्न की पूजा से रिलेटेड हुआ। अब आगे बात करती हूँ सैटर्न की, जो रियल सैटर्न क्या चाहते हैं आपसे। वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाएं, आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, जैसे सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना, मील का एक टाइम होना, वर्कआउट का एक टाइम होना, वर्क के आवर्स होना, रेस्ट का आवर्स होना, फैमिली टाइम देना। मतलब कि अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए, एक रूटीन स्टार्ट कीजिए और उस रूटीन को एवरी सिंगल डे फॉलो कीजिए। तो उसके वजह से सैटर्न प्लीज होंगे, बिकॉज सैटर्न जो है डिसिप्लिन की डिमांड करते हैं। अब दूसरा जो रेमेडी है वो ये है कि लियो जो है, मतलब आप जो है वो सन से रूल होते हैं, आपका रूलर प्लैनेट सन है। तो अगर आप सूर्य देव की पूजा करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। सूरज को अगर आप रोज जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सूरज को जल चढ़ाना, अगर आप सूरज को जल चढ़ाते हैं तो देखिए कॉपर के लोटे में या वेसल में लेके आप सूरज को जल चढ़ाएंगे। अगर आप रोज जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप संडे के दिन उनको जल चढ़ाइए। अब अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता हूं जहां इतनी ऊंचे घर में, मतलब इतने ऊंचे मंजिल पे रहता हूं, कैसे मैं जल बाहर डाल सकता हूं, या मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां ऑकवर्ड है, मैं जल नहीं चढ़ा सकता, सूर्य मंत्रा का जाप कर सकते हैं खिड़की की तरफ या ऐसे जगह बैठ के जिधर से आपको सूरज दिखता हो। अगर वो भी नहीं दिखता अपने पूजा स्थान पे, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो कहीं भी कुछ साफ बिछा के वहां बैठ जाइए, ओम सूर्याय नमः का जाप कर लीजिए। सूर्य देव के लिए आप जो है सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और जब आप सूर्य नमस्कार करें, आप नेट पे सर्च करें, आपको बहुत तरीके से मिलेगा। जब आप सूर्य नमस्कार करें उस समय ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य का नमस्कार करें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्रा का चैंट करें। अगर आपको गायत्री मंत्रा का चैंट करना खुद से नहीं आता, अगर आपको गायत्री मंत्रा नहीं आता तो आप गायत्री मंत्रा को कान में लगा के भी सुन सकते हैं। बट शर्त यह है कि एक तो फेथ होना चाहिए, दूसरे पीस होनी चाहिए। एक जो आप मंत्रा सुनेंगे वो पीस के साथ सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे कि आप उस समय मंत्रा में है, ना कि आप खाते जा रहे हैं कान में मंत्रा लगाए हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं रील्स को और कान में मंत्रा चल रहा है। ये डिसरिस्पेक्ट है। इस तरह से पूजा ना करना ही ज्यादा बेटर है। पर अगर आप करेंगे तो थोड़ा ध्यान देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए पूजा कीजिएगा। क्यों गायत्री मंत्रा कह रही हूं? गायत्री मंत्रा का अगर आप चैंट करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको वापस मिलेगा, चीजें आपको क्लियरली दिखने लगेंगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। और जो तीसरी पूजा है वो है गणेश जी की पूजा या फिर केतु की पूजा। केतु के लिए गणेश जी की पूजा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो अगर आप वेडनेसडे को स्पेशली गणेश जी की पूजा करते हैं, मतलब मोदक चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, कुछ भी ऐसे चढ़ा सकते हैं और उनके सामने गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं तो जस्ट आंख बंद करके 5 मिनट माइंड को काम कीजिए। गणेश बाबा से कहिए कि आपके ऑब्स्टेकल को हटाएं, क्लियर आपको पाथ दे।
अगर आप गणेश जी की पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप केतु मंत्र कर सकते हैं, वो भी 108 बार आपको डेली करना चाहिए। ओम कम केतुवे नमः का जाप करना चाहिए। या फिर आप जो है गायत्री मंत्र करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते गायत्री मंत्र करेंगे तो द बेस्ट है, क्योंकि देखिए एक कोई मंत्र तो आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। फिलहाल शनि के लिए आपको पूजा करनी चाहिए। जो मेरा माइंड सेट कहता है कि वैसे तो ये तीनों मंत्र आपको करने चाहिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप इतना नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र अगर आप करते हैं तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। और गणपति बाबा की भी अगर आप पूजा करते हैं तो उससे आपके केतु जो कंफ्यूजन दे रहे हैं आपके आइडेंटिटी में, उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। आप मोर ग्राउंडेड फील करेंगे। साथ में आप जो है, अब प्रैक्टिकल रेमेडी बताती हूँ। ये तो पूजा पाठ से रिलेटेड रेमेडी बताई। प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि बेयर फुट आपको जो है घास में चलना चाहिए। मतलब सॉइल जो मिट्टी है वो आपके पैरों में लगे, जिससे आपको ग्राउंडिंग होगी। और जब आप ग्राउंडिंग होगी आपके अंदर तो आप देखोगे कंफ्यूजन कम हो रहा है। अगर पॉसिबल हो तो 10-15 मिनट मिट्टी में चलिए, बैठ जाइए, जिससे कि आपका पैर मिट्टी में लगा रहे। जैसे भी आप कर सकते हो, पर ग्राउंडिंग खुद को कीजिए, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जस्ट चल नहीं सकते तो गार्डन का काम कीजिए। प्लांट्स अगर आपके अंदर है, घर के अंदर है, तो आप उसमें पानी डालिए, उसकी पत्तियों को टच कीजिए, जैसे साफ करते हैं ना ऐसे पत्तियों को साफ कीजिए। नेचर में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ये सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपका जो कंफ्यूजन माइंड है उसमें रिलैक्स करेगी। दूसरी चीज, मेडिटेशन करना आपके लिए मस्ट है। वो आपको बेटर रिलीफ देगा। डेली मेडिटेशन की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कीजिए, पर मेडिटेशन कीजिए। वो क्लियरिटी आपके अंदर लाएगा। आपको इस टाइम में माइंडफुलनेस रखनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। पास्ट या फ्यूचर की ओवर थिंकिंग आपको इस टाइम में छोड़ना चाहिए, वो आपको ज्यादा कंफ्यूजन लाएगी। केतु जो है वो आपके प्रेजेंट मोमेंट मतलब अवेयरनेस को दिखाते हैं। कहते हैं अवेयर रहो, प्रेजेंट में अवेयर रहो। अगर तुम सरेंडर करो, उस फ्लो में रहो, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। तो चूंकि आपको अगर हेल्थ इश्यू आ रहा है तो मतलब आपका केतु आप पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसके लिए अगर आप क्वाइट में रहते हैं, सरेंडर करते हैं, पीस माइंड में रहते हैं और पास्ट और फ्यूचर के बारे में न सोचते हुए चलते हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर ज्यादा आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल चेकअप कराइए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको प्लैनेट्स बता रही हूं। पर आपको अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको जस्ट प्लैनेट के नाम पे मत छोड़िएगा, जाके डॉक्टर को दिखाइएगा। कोई भी सिम्टम को इस टाइम पीरियड में इग्नोर करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप आयुर्वेदा को ट्राई कर सकते हैं, होम्योपैथिक को ट्राई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव सिस्टम्स जो होते हैं ना, वो भी आपके लिए वर्क वेल करेंगे। जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, हीलिंग, अदर तरह की हीलिंग हो गई। ये सारी चीजें भी आपको एज अ मेडिसिन भी काम करेंगी आपके लिए करंटली। डाइट में भी आपको चेंज करना चाहिए। थोड़ा सात्विक फूड को प्रेफर करिए और थोड़ा तामसिक फूड को अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ये फेज में आइसोलेशन आपको फील होगा। आपको इस समय एक सपोर्ट सिस्टम बनना जरूरी है, मतलब अपने लिए सपोर्ट करना, अपने इस आइसोलेशन से भी खुद से फाइट करना कि मैं फ्यूचर में नहीं जाऊंगा, मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेजेंट में रहूंगा, मैं सरेंडर करूंगा। आप ट्राई कीजिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे कनेक्ट होना। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप आइसोलेशन के साइड ज्यादा जाने लगोगे। आप कोई सपोर्ट ग्रुप इस टाइम पीरियड में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर आपके घर वाले आपके पास नहीं है तो कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगी। ऐसे जगह जहां की लोग स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप जब उनसे बात करोगे ना तो आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग हैं, और वो आइसोलेशन से बाहर निकालता है। और अगर मैं अल्टीमेट आपको रेमेडी बताऊं तो सबसे बड़ी जो रेमेडी होगी वो रेमेडी है फेथ करना, सरेंडर करना उस हायर सेल्फ के पावर के ऊपर। मतलब कि भगवान, यूनिवर्स, जो भी आइडेंटिटी आप मानते हैं उस पर बिलीव करना,
उस पे सरेंडर करना, अपने प्लान को उस पे सरेंडर करना कि और ये समझना कि जो हो रहा है वो कुछ दिनों के लिए है, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और कुछ टाइम के बाद ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर ये माइंडसेट आप रखेंगे तो आप एंजाइटी में नहीं जाएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था आज का डीप एनालिसिस कि लियो का जो करंट स्ट्रगल है वो क्यों है। खाली क्या अष्टम शनि की प्रॉब्लम है या उसमें केतु और राहु का भी हाथ है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे आपका इस ये टाइम पीरियड चल रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्लियरिटी मिलती है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि होप मत छोड़िए। 27 के बाद आप देखोगे कि लाइफ अगेन आपकी चेंज होगी। जब ये मूवमेंट चीजों का होगा, राहु केतु मूव कर जाएंगे दिसंबर में, 5 दिसंबर को दूसरे राशि में चले जाएंगे और जो सैटर्न है वो मिड में 27 के वो भी मूव कर जाएंगे। आपकी लाइफ जो है ना वो फिर से चेंज हो जाएगी। और आपको करेंटली बस इतना ध्यान देना चाहिए कि आपके जो फैमिली है या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लोज हैं उनके साथ मोर टाइम बिताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। खुद स्ट्रगल करने से बेटर है लोगों, सबको नहीं बट जो आपके क्लोज इनफ है उनके साथ आप अपने को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश कीजिए। उससे आप देखेंगे कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अदर पीपल तो लियो नहीं है सारे लोग, तो उनकी सजेशंस आपको या उनके साथ बिताया वो टाइम आपको आपके उस एंजाइटी लेवल से बाहर निकालेगा, मोर क्लियर पाथ देगा। तो दोस्तों ये मेरे तरफ से थी आप लियो के लिए कि आपका ये 2025 से 2027 तक का टाइम कैसा होने वाला है या कैसा चल रहा है। अगर आप कहीं से कनेक्ट हैं और आपको लगता है कि हाँ सच में मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ, तो प्लीज अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदर लियोज से भी शेयर कीजिएगा जिनका कि सन साइन, मून साइन या फिर लगन लियो है, क्योंकि सैटर्न का इफेक्ट तो उन्हें भी पड़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।